बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दी डॉक्टर शो के एक और प्रोग्राम के साथ खुशामदीद। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी की कमी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और एक स्टडी के मुताबिक जो नॉर्मल बंदे हैं उनमें से भी 90% लोगों में विटामिन डी की कमी मौजूद है। विटामिन डी की एक अहम सोर्स जो है वो सूरज की रोशनी है। सूरज की रोशनी से विटामिन डी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और फिर बॉडी के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं और एक्टिवेटेड फॉर्म में विटामिन डी चेंज हो जाता है। अब सूरज की रोशनी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 90% लोग जो हैं इसकी कमी का शिकार क्यों हैं, इस बारे में हम तफसील से बात करेंगे। और आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर कमर मसूद। डॉक्टर कमर मसूद एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर कमर, आजकल हर कोई विटामिन डी की बात करता है, ये विटामिन डी होता क्या है? अच्छा, विटामिन डी असल में एक विटामिन है जो नेचुरली हमारी बॉडी स्किन के नीचे हमारा एक केमिकल है जो सनलाइट से जब वो स्किन एक्सपोज्ड होती है तो ये एक विटामिन डी बनाता है, हमारी बॉडी बनाती है। और ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, खुसूसन हमारी स्केलेटल हेल्थ यानी हमारी जो बोन्स की हेल्थ है इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मस्कुलो स्केलेटल हेल्थ के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये तो फिर सूरज की रोशनी से स्किन के ज़रिए एब्जॉर्ब होगा, ऐसा ही है क्या? बिल्कुल, ये एक हमारे जिल्द के नीचे एक 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं। तो ये जब सनलाइट एक्सपोज होती है हमारी स्किन तो ये चेंज हो जाता है कोलिकैल्सिफेरॉल के अंदर, और फिर ये कोलिकैल्सिफेरॉल जो है वो लिवर में जाके एक और प्रोडक्ट में चेंज होता है जिसे हम 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल कहते हैं, और फिर किडनीज़ में जाकर ये एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की, जिसे हम 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी जो है हमारी बोन हेल्थ के लिए, मसल हेल्थ के लिए, बच्चों के अंदर टीथ के लिए और दो चीज़ों के लिए ये बहुत, जैसे कहना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट एक विटामिन डी है या एक हार्मोन है। इसको बाज़ लोग कहते हैं विटामिन का नज़रा सा मिसनोमर है, इट्स मोर ऑफ ए हार्मोन रादर देन अ विटामिन। और ये चूँकि फैट सॉल्युबल विटामिन भी है तो इसलिए इसके साथ कुछ नज़ाकतें भी हैं। अच्छा, पाकिस्तान में तो सूरज की रोशनी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी विटामिन डी की बहुत कमी है, ऐसा क्यों है? पाकिस्तान में तो सूरज की ये नौयत है कि आप साल के 12 महीने हमारी स्किन विटामिन डी बना सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टिल जो भी सर्वेज़ हुए हैं, जो स्टडीज़ हुई हैं, उसमें ये नज़र आता है कि विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है? इसकी जो मेन वजूहात हो सकती हैं उसके अंदर एक बड़ी वजूहात में से ये है कि आजकल हम लोग अर्बनाइजेशन हो गई, यानी कि अब हम अपार्टमेंट्स में और फ्लैट्स में रहने लग गए। सही। सुबह हम ऑफिस में जाते हैं तो अगेन हम जो है वो सूरज की रोशनी से इतना एक्सपोज नहीं होते, और लोग शाम को जब घरों को लौटते हैं तो फिर उस वक्त भी जो है वो सन जो है वो सेट कर चुका होता है, ठीक है। और अगेन फिर इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता। सही। दूसरा एक पॉल्यूशन एक बड़ी वजह हो सकती है, ठीक है। कि जो पॉल्यूशन की वजह से सनलाइट की जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं वो इतनी अच्छी नौयत से हमारी स्किन तक नहीं पहुंच पाती, तो पॉल्यूशन का एक रोल है। दूसरा एक क्लोथिंग का एक पॉसिबल रोल हो सकता है, ठीक है। कि जी हम लोग जनरली अपने आप को वेल कवर्ड रखते हैं तो हमारे बॉडी एरियाज़ जो हैं वो इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं होते, और शायद अब लाइफ इतनी बिज़ी हो गई और लोग इतने मतलब है कहना चाहिए स्ट्रेसफुल हो गई कि लोग अब सन में बैठने को एंजॉय नहीं करते। वरना सर्दियों का जैसे आजकल सीज़न चल रहा है तो आपको बचपन अपना बिल्कुल याद होगा कि लोग जो हैं वो चारपाइयाँ दालान में बिछी हुई होती थी, लोग सन में बैठा करते थे। बूढ़ी दादी अम्माएँ, नानी अम्माएँ अपने पोतों को, नवासियों को ऑयलिंग कर रहे होते थे, और ऑयलिंग करके जो है उनको थोड़ी धूप में लिटाया जाता था धूप के अंदर। तो वो ज़माने तो अब किस्सा पारीना बन गए। तो डॉक्टर कमर, एक और फिर इससे सवाल कि विटामिन डी की कमी की वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? आपने बताया हड्डियों की, उसमें ख़ास तौर पे ऑस्टियोपोरोसिस और ऐसी बीमारियां या रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, इसके बारे में बताएं ज़रा। जी,
तो जो हॉलमार्क कह लें जिसको विटामिन डी कमी का या विटामिन डी डेफिशिएंसी का, जो वो रिकेट्स बच्चों की सूरत के अंदर, जिसमें हड्डियों की ग्रोथ इतनी प्रॉपर नहीं होती, फिर हड्डियों के जो एंड्स होते हैं वो थोड़े से जैसे कहना चाहिए फैल जाते हैं, हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं, बाज़ दफ़ा बोइंग हो जाती है कि लंबी हड्डियाँ जो हैं वो थोड़ी सी टेढ़ी होने लग जाती हैं। तो हड्डियों की कमज़ोरी की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो, और गेट मुश्किल हो जाता है। अब बड़ों में भी बाज़ दफ़ा देखते हैं, बच्चों के अंदर भी कि एक वेडलिंग गेट उनका चेंज हो जाता है। तो वो बच्चों के अंदर रिकेट्स की सूरत में ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, और बड़ों के अंदर हम इसको ऑस्टियोमलेशिया की शक्ल में कह सकते हैं। तो ऑस्टियोमलेशिया का भी अगेन जैसे कहना चाहिए शदीद कमी हो जाए विटामिन डी की और लंबे अरसे कमी रहे, ऐसी सूरत के अंदर ये रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया जो है, ये ऑस्टियोमलेशिया के अंदर भी मेनली कैरेक्टराइज बाय बोन पेन। तो बोन पेन खुसूसन हमारी जो ऊपर की हड्डियां हैं, कूल्हे की हड्डी है या हमारी जो बड़ी बोन्स हैं, फीमर हैं, इनके अंदर पेन का होना और मसल वीकनेस इसके साथ आती है। तो नीचे बैठकर उठने में अगर दुश्वारी हो रही है, और इसी तरीके से जिसे हम प्रॉक्सिमल मसल्स की वीकनेस या गर्डल मसल्स की वीकनेस से इसको हम ताबीर कर सकते हैं। तो मसल वीकनेस और बोन पेन जो है वो एक यानी जिससे कहना चाहिए प्रोमिनेंट क्लिनिकल फीचर हो। क्या इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एसोसिएशन ऑस्टियोपोरोसिस के साथ हो सकता है? देखें जी, ऑस्टियोपोरोसिस जनरली हम जिसे कहना चाहिए कि भुरभुरापन, हड्डियों का भुरभुरापन, आम तौर पे इसको हम क्लासिफाई करते हैं जैसे पोस्ट मीनोपॉजल। तो जैसे ख़वातीन के अंदर जिसे कहना चाहिए जब उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, जैसे हम मीनोपॉज कहते हैं, तो उसके बाद उनका एक पीरियड होता है एक्सेलरेटेड बोन लॉस का, जिसमें उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती हैं हार्मोन्स की कमी की वजह से। तो अगर हम इस भुरभुरेपन को ट्रीट करने जा रहे हैं तो उस वक्त बहुत अहम है कि विटामिन डी के लेवल्स हमारे बहुत अच्छे हों ताकि हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहे। ठीक है। हाँ, वरना ये कि एक वजह जो है ऑस्टियोपोरोसिस की सीवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे पास दूसरे बॉडी मैकेनिज़्म्स एक्शन में आएंगे, हमारा पैराथायराइड हार्मोन लेवल्स बढ़ जाएगा जो हड्डियों को दोबारा कमज़ोर कर सकता है। आम नाजरीन के लिए डॉक्टर कमर ये बताएं कि इससे किस तरह बचा जाए, बिकॉज़ आपने बताया कि इसमें बहुत सारी हड्डियों की बीमारियां हो सकती हैं, और हड्डियों की बीमारियां अगर फ्रैक्चर खुदा न खास्ता हो जाए तो फिर उसका इलाज बड़ा मुश्किल होता है। तो इससे बचा किस तरह जाए? जी, तो विटामिन डी की कमी से हम किस तरह बच सकते हैं? जैसे मैंने पहले कहा कि भाई सूरज इसकी एक मेन सोर्स है और हमारी बॉडी में नेचुरली सिंथेसाइज्ड होता है ये जब हमारी बॉडी को सन एक्सपोजर होता है। तो ऐसी सूरत में अगर हम थोड़ा सा वक्त भी यानी 20 मिनट भी अगर हमें मिल जाते हैं और हम थोड़ी देर सुबह के अंदर जब हम थोड़ा सा अपनी आस्तीनों को ऊपर करके, थोड़ा सा पांचों को ऊपर करके अगर हम थोड़ी देर धूप के अंदर बैठ जाएं, जैसे हमारे घर के अंदर ख़वातीन जो घर में ज़्यादातर वक्त गुजार रही हैं, तो उसमें उनको एक अच्छी मकदार में विटामिन डी मिल जाएगा जो उनको तकरीबन ऑलमोस्ट 1 वीक के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो अगर हफ्ते में 2 दिन भी वो बैठ सकती हैं धूप के अंदर, एक्सपोजर अच्छा मिल सकता है, तो ये जिसे कहना चाहिए विटामिन डी की कमी से बहुत हद तक हमें बचा सकता है। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर सूरज बहुत शाद नाज़िर भी मिलता है, तो ऐसे सूरत हाल में फोर्टिफाइड विटामिन डी वो खानों के अंदर डालते हैं। तो बाज़ ममालिक के अंदर तो जैसे जो कई चीज़ें ऐसी हैं जो खुसूसन जो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क हो गया, ख़ुद लिक्विड मिल्क हो गया, और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको फोर्टिफाई करना बाज़ कंट्रीज़ में, तो जैसे कनाडा के अंदर तो बाकायदा लॉ है कि आप उसको मिल्क को फोर्टिफाई करेंगे। अदर कंट्रीज़ में जैसे अगर हम यूएस की बात कर लें तो वह फोर्टिफिकेशन जो है वो ऑप्शनल है, यानी लेकिन जिसे कहना चाहिए बाय लॉ फोर्स नहीं है। लेकिन अगर आप मिल्क के गैलन के ऊपर अगर लिख रहे हैं कि विटामिन डी मिल्क, तो उसमें फिर विटामिन डी होना ज़रूरी है। आपके ख़्याल से पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए? पाकिस्तान में ऐसा खुसूसन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में अगर ऐसा हो
जी, तो अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। हाँ, लेकिन ये कि विटामिन डी अदरवाइज़ तो बहुत चीप है, लेकिन इसकी वजह नहीं, इसका ये मतलब नहीं होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव हो जाए। ठीक है। अब बहुत सारे मरीज़ आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप ऐसे ही विटामिन डी दे दें, क्योंकि टेस्ट बहुत महँगा है और इलाज सस्ता है। जी। तो इसमें क्या सूरत हाल करनी चाहिए? इसको इलाज किस तरह करना चाहिए? हमें हर मरीज़ का टेस्ट करवाना चाहिए या हमें विटामिन डी दे देना चाहिए? देखिए, इसमें अगर हम मेंटेनेंस डोज़ की अगर हम बात करें, अगर हमारे पास मरीज़ आता है और उसको विटामिन डी की शदीद कमी है, तो इनिशियली या शुरू में जैसे कहना चाहिए कि हम उसको विटामिन डी की एक बड़ी डोज़ देते हैं उस कमी को पूरा करने के लिए, और बाद में हम उसको एक मेंटेनेंस डोज़ पर डाल देते हैं ताकि उसको विटामिन डी की दोबारा कमी ना हो। तो अगर हम ये बात करें कि कितनी हमें, अगर हम डेफिशिएंसी की करेक्शन की भी साथ ही साथ बात कर लें, तो अगर हमें किसी को विटामिन डी डेफिशिएंसी है, यानी उसका लेवल जो है वो जो पाकिस्तान में यूनिट्स चल रहे हैं उसमें 20 से कम है, तो उसको जनरली जैसे कहना चाहिए कि हम 4 लाख यूनिट्स, 6 लाख यूनिट्स, ये जनरली काफ़ी होते हैं विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। और उसके बाद जो है, यानी उसको एक मेंटेनेंस डोज लेनी चाहिए। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन की, तो वो रिकमेंड करता है कि तकरीबन 600 यूनिट्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं एज अ मेंटेनेंस डोज, और इसका अपर सेफ लिमिट भी उन्होंने दिया हुआ है कि तकरीबन 4000 यूनिट्स पर डे जो है वो अपर सेफ लिमिट है। इसी तरह अगर हम एंडोक्राइन सोसाइटी वालों की बात कर लें, तो वो जिसे कहना चाहिए कि जो एज ग्रुप है 19 प्लस का, उसमें तकरीबन वो रिकमेंड करते हैं कि जी आप 1500 से 2000 यूनिट तक मेंटेनेंस डोज है, और बाज़ कंडीशंस में वो अपर सेफ लिमिट जो है वो 10,000 यूनिट पर डे तक चले जाते हैं। सही। अब पाकिस्तान में जो कुछ मसाइल थोड़े से जो देखने में आ रहे हैं, खुसूसन हम जो वहाँ टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे हम साल में कुछ 10-12 मरीज़ ऐसे भी देख लेते हैं जो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी के साथ आते हैं, यानी उनका विटामिन डी लेवल्स जो होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। जिसकी वजह से उनका कैल्शियम लेवल्स बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाता है, और वो उसकी वजह से वो काफ़ी सिक होते हैं, बीमार होते हैं, गनूदगी तारी होने लग जाती है, और उनका कई दिन का हॉस्पिटलाइजेशन होता है विटामिन डी टॉक्सिसिटी की वजह से। तो डॉक्टर कमर, नेक्स्ट सवाल ये है कि कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिनकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है? हाँ, देखिए, विटामिन डी डेफिशिएंसी की जो बड़ी वजूहत तो हमने डिस्कस कर ही ली कि भाई सन एक्सपोजर हमारा बड़ा लिमिटेड हो गया है, पॉल्यूशन है, क्लोथिंग है, और हमारी डार्क स्किन है। ये जो फैक्टर्स हैं ऐसे हैं जिनको हम शायद बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हमारा जिगर किसी का कमज़ोर है, तो उसके अंदर भी विटामिन डी जो है, चूँकि जिगर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी को बनाने में, किडनीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो किडनीज़ की जो बीमारियां हैं, जब किडनी सही तरीके से काम ना कर रहा हो, जिगर अगर बहुत शदीद मुतासर हो गया हो, और इसी तरीके से अगर जिसे कहना चाहिए किसी वजह से आंतों की सर्जरी हुई हुई है और आंत का एक बड़ा हिस्सा काट के निकाल दिया गया है, और किसी को बाज़ दफ़ा मेल एब्जॉर्प्शन होती है, यानी वो फ़ैट को सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता बॉडी, जैसे लुबलुबे की बाज़ कमज़ोरी की वजह से। तो इन बीमारियों में जिनमें हमारी बॉडी का फ़ैट, जो हम ग़िज़ा में जो फ़ैट होता है वो हमारे स्टूल में या फुज़लात में ज़ाया हो रहा होता है, ऐसी सूरत में विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो विटामिन डी की कमी को हमें कैसे पूरा करना चाहिए? गोली की शक्ल में पूरा करना चाहिए या फिर इंजेक्शंस हैं, पीने वाला इंजेक्शन बेहतर होता है, लगाने वाला इंजेक्शन बेहतर होता है? तो मरीज़ हमसे ये पूछता है, तो आप बताएं कि इसमें से बेहतर कौन सा है? तो देखिए, अगर हम बात करें इंजेक्शंस की, तो पाकिस्तान मेरे ख़्याल में चंद ममालिक में से होगा जहां इंजेक्शन की सूरत में विटामिन डी अवेलेबल है। अगर आप बाहर की दुनिया में हो तो आपको विटामिन डी का इंजेक्शन ढूंढना एक आपके लिए एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो अगर हम बात कर लें 60s की बात कर लें, तो यूरोप वगैरह में इसको थेरेपी को कहते थे स्टॉस थेरेपी, यानी विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा थी, तो एक ऐसा इंजेक्शन साल में एक दफ़ा मरीज़ को लगा दिया जाता था, तकरीबन 6 लाख यूनिट का, और ये एज्यूम किया जाता था कि इंशाल्लाह ये पूरे साल के लिए काफ़ी हो गया, साल में एक इंजेक्शन लग गया तो ये विटामिन डी की शदीद कमी से ये आदमी जो है ये सेफ़ हो गया है किसी हद तक। तो हमारे यहाँ भी विटामिन डी इंजेक्शन की सूरत में अवेलेबल है, और
2 लाख यूनिट और 6 लाख यूनिट्स में विटामिन डी का इंजेक्शंस मिल जाता है। विटामिन डी अगर हम इंजेक्शन की सूरत में लें तो लेवल्स उसमें थोड़ा सा ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता राइज़ करते हैं और महीने से 2 महीने के पीरियड में जाके वो पीक लेवल विटामिन डी का अचीव होता है और फिर वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वो लेवल कम होता है। तो हमने जो स्टडी की थी, आप उससे काफ़ी हद तक वाकिफ़ियत रखते हैं, तो उसमें हमने यही देखा था कि विटामिन डी का एक इंजेक्शन जो हम 6 लाख यूनिट वाला हम लगा रहे थे मरीज़ों का, उसमें से अक्सर मरीज़ों के विटामिन डी डेफिशिएंसी जो थी वो उनकी कमी पूरी हो गई थी और 6 महीने तक तकरीबन जो है वो लेवल्स मेंटेन रहे थे। 2 लाख यूनिट वाला इंजेक्शन भी लग जाता है। तो इसमें बस मेरी अपने जो फेलो फिजिशियंस हैं और मरीज़ों से भी गुजारिश है कि ये विटामिन डी का कोई एज सच ना, हमारे यहाँ बहुत बड़ी मकदार में विटामिन डी लोग लेते हैं और हमारे जो मेरे कोलीग्स हैं, फिजिशियंस हैं हमारे, ये भी काफ़ी ज़्यादा डोज़ में विटामिन डी को करेक्ट कर रहे होते हैं। आम तौर पर इतनी ज़्यादा डोज़ की ज़रूरत नहीं होती, 6 लाख यूनिट, 8 लाख यूनिट ये काफ़ी होते हैं। तो अगर हम कैप्सूल की शक्ल में या ओरल, हम जब विटामिन डी को ओरल लेते हैं यानी मुंह के ज़रिए से लेते हैं, तो बेहतर है कि किसी ग़िज़ा के बाद ले लिया जाए ताकि इसकी मैदे से और आंतों से अब्ज़ॉर्प्शन जो है वो, जज़्ब होना जो है वो बेहतर हो सके। और उसमें भी फिर ये है कि अगर हम कमी को पूरा करने के लिए ले रहे हैं तो जो दुनिया में जो आम तौर पे जो ज़्यादा तरीक़ा राइज है वो 50,000 यूनिट्स का कैप्सूल होता है, जो कि वंस वीकली फॉर 8 वीक्स के लिए रिकमेंडेड है। यानी अगर 8 डोजेस की बात करें तो टोटल 4 लाख यूनिट बनते हैं, जिससे कमी जो है वो पूरी हो सकती है। और बाद में जैसे हमने कहा कि एक मेंटेनेंस डोज जो है 600 यूनिट से लेके 2000 यूनिट पर डे तक एक अच्छी मेंटेनेंस डोज होगी, जिसमें नुकसान का या टॉक्सिसिटी का भी अंदेशा नहीं है और कमी से भी आप बच सकते हैं। सो एक बार कमी पूरी हो जाए तो हमारे मरीज़ जो हैं वो मेंटेनेंस डोज़ का आपको पता है और इतनी दवाइयाँ ले लेंगे, लेकिन विटामिन डी लेना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है और वो भूल-भाल जाते हैं कि दर्द ठीक हो गए। अब जब दोबारा दर्द हुए तो दोबारा उनको याद आई कि जी विटामिन डी कम होगा। तो अब ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? दोबारा टेस्ट करवाना चाहिए या दोबारा मेंटेनेंस डोज़ देनी चाहिए या मेगा डोज़ दे दें? क्योंकि एक बार कमी हो जाए तो इन मरीज़ों में अक्सर कमी ही रहती है फिर बाद में। जी, जी, क्योंकि वो फैक्टर्स अपनी जगह पे बरकरार रहते हैं जिनकी वजह से पहले कमी हुई थी। तो ऐसी सूरत में अगर उन्होंने इसको कंफर्म कर लिया जाए कि विटामिन डी तो किसी शक्ल में वो नहीं ले रहे, क्योंकि विटामिन डी की अब बहुत सारी शक्लें जैसे कहना चाहिए कि अवेलेबल हैं और बहुत सारी कंपनीज़ विटामिन डी को मुख्तलिफ़ नामों से बना रही हैं। तो अगर वो पिछले चंद महीने के अंदर 3 से 6 माह में कोई विटामिन डी की डोज़ ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहे थे विटामिन डी का, तो फिर उनको दोबारा से हमें रिप्लेसमेंट डोज़ देनी चाहिए, यानी कमी को पूरा करने वाली डोज़ जो तकरीबन 4 लाख से 6 लाख यूनिट तक जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो हम 50,000 वीकली भी ले सकते हैं फॉर 8 डोजेज, यानी 4 लाख यूनिट बन जाते हैं। या 2 लाख यूनिट अगर हम महीने में एक दफ़ा ले लें तो 2 से 3 डोजेज में वो कमी पूरी हो जाएगी, यानी 3 महीने के अरसे में आप 6 लाख यूनिट आपको मिल जाएंगे, जो कि एक अच्छी मकदार होगी। बाज़ दफ़ा इसको लोग 2 लाख यूनिट वाले को हर हफ्ते ले रहे होते हैं और एक बहुत बड़ी डोज़ जिसे कहना चाहिए ये बन जाती है। कोई 12 कैप्सूल खा रहा होता है, कोई इस तरह खा रहा होता है, तो ये फिर जैसे कहना चाहिए कि बहुत बड़ी डोज़ हो जाती है। तो उसको दोबारा रिप्लेस कर दें। टेस्ट कराना अगर आपने हिस्ट्री अच्छी ली हुई है तो ऐसा लाजमी नहीं है। आपने रिकेट्स की बात की, रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया। अब रिकेट्स में तो बहुत कमी होती है, तो फिर इसको किस तरह ट्रीट करते हैं? और ये बच्चों में बहुत कॉमन हम देख रहे हैं रिकेट्स की बीमारी। जी, जी। तो बच्चों में जनरली ज़्यादा हमारे पीडियाट्रिशियन कोलीग्स जो हैं वो ज़्यादा इसको ट्रीट कर रहे होते हैं। तो यही फॉर्म्स अवेलेबल होती हैं और बच्चों को, मैं ज़्यादातर बच्चों को तो नहीं देख रहा होता, लेकिन मेंटेनेंस डोज़ बच्चों के अंदर अगर हम बात कर लें, जो टॉडलर इन्फेंट्स हैं या अप टू 2 इयर्स की एज तक, अगर उनकी मेंटेनेंस डोज़ की अगर हम बात करें तो वो 400 यूनिट्स पर डे रिकमेंडेड है। इससे बड़ी उम्र में चले जाएं तो फिर वही तकरीबन 600 यूनिट्स पर डे जो है वो मेंटेनेंस डोज़ है। कमी को पूरा करने के लिए अगेन वो 2 लाख से लेके 4 लाख यूनिट तक तकरीबन रिक्वायरमेंट रहेगी कमी को पूरा करने के लिए इनिशियली।
एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी वो कहाँ हम यूज़ करते हैं? जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की वो ज़्यादा हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है किडनी डिजीज़ में। जब किडनी काम करना छोड़ देता है तो जो विटामिन डी की जो आम शक्ल है वो एक्टिव फॉर्म में चेंज नहीं हो पाती। ठीक है, तो वहाँ हम किडनी की बीमारी की सूरत में हमें एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी देना पड़ता है। हड्डियों की बीमारियों में भी ऐसा कुछ है जिसमें एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी देना पड़ता है? कॉमन कंडीशंस तो नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ रेयर कंडीशंस में हमें एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी देना पड़ता है। ठीक है। और इसके अलावा ऑस्टियोमलेशिया की आपने बात की, ऑस्टियोमलेशिया में हम किस तरह ट्रीट करते हैं? ऑस्टियोमलेशिया में भी हम इसको ही हमें वही 4 से 6 लाख यूनिट इनिशियली देने होते हैं। ठीक। और उसके बाद एक अच्छी मेंटेनेंस डोज तकरीबन 2000 मिनिमम 2000 यूनिट्स पर डे हमें उनको देनी होती है ताकि उनकी बोन्स जो हैं वो रिकवर कर जाएं इस कमी से। अब आप मौजूद हैं और ऑस्टियोपोरोसिस की बात ना हो तो थोड़ा सा ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है और हम इवन मेल्स के अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस देख रहे हैं। तो मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर थोड़ा सा बताएं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस करा सकती हैं। तो हम जब ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं तो हम एक प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं, जिसमें जैसे मैंने पहले कहा कि पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, यानी ख़वातीन में जब उनकी माहवारी बंद हो जाए उसके बाद अगले चंद सालों में 3 से 5 साल तक उनका एक एक्सीलरेटेड बोन लॉस का पीरियड जिसमें उनकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। और दूसरी ऑस्टियोपोरोसिस की शक्ल है, इसको हम सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, यानी 65 की एज के बाद हड्डियां जो हैं वो बाज़ दफ़ा इस हद तक कमज़ोर हो जाती हैं कि फ्रैक्चर का रिस्क उसमें बहुत बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो उसको हमें डिटेक्ट करना चाहिए 65 के बाद। भाई देखना चाहिए कि कहीं हमारी हड्डियां खुदा न खास्ता इतनी कमज़ोर तो नहीं हो गई कि हमारा फ्रैक्चर का रिस्क जिसे कहना चाहिए बहुत बढ़ गया है, तो इसलिए इसको देखना चाहिए। इसके अलावा अगर यंगर एज के अंदर हमें ऑस्टियोपोरोसिस नज़र आ रहा है तो फिर हमें देखना चाहिए कि इसकी कोई ख़ास वजह तो नहीं है। ठीक है। बाज़ दफ़ा कुछ हार्मोन्स की ज़्यादती हो जाती है, जैसे हम पैराथायराइड हार्मोन्स की ज़्यादती हो जाए, जैसे हम हाइपर पैराथायराइडिज़म कहते हैं। ठीक है। उस सूरत के अंदर हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। बाज़ दफ़ा कुछ हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जैसे टेस्टोस्टेरोन की कमी हो गई, ठीक है, या ईस्ट्रोजन की कमी हो गई, यानी जल्दी पीरियड्स बंद हो गए वक्त से पहले। ठीक है। उस सूरत के अंदर कमी हो सकती है। बाज़ दफ़ा बाज़ लोग जो हैं वो यूरिन में कैल्शियम उनके ज़ाया हो रहा होता है, ठीक है, तो उस सूरत में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। बाज़ बीमारियां ऐसी जैसे कि वो आंतों से विटामिन डी प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, सीलियक डिजीज़ हो गई, इस तरह की जो कंडीशंस हो गई, इसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो इसको डायग्नोस किस तरह करते हैं डॉक्टर कमर? ऑस्टियोपोरोसिस की जो मेन डायग्नोसिस है वो तो डेक्सा स्कैन के ज़रिए से, यानी एक ख़ास किस्म का एक्सरे है जो एक ख़ास किस्म की मशीन है जो ये एक्सरे परफॉर्म करती है। उसमें ये देखा जाता है कि जो हमारे कमर के मोहरे हैं, ठीक है, उनमें कितना कैल्शियम कंटेंट कितना है, ठीक है, और इसी तरीके से हमारा जो हिप बोन है, हमारी कूल्हे की जिसे कहना चाहिए हड्डी है, वहाँ पर भी देखा जाता है कि उस वक्त वहाँ पर एक ख़ास एरिया के अंदर कितनी मकदार में कैल्शियम मौजूद है। इसको हम बोन मिनरल डेंसिटी जनरली कहते हैं। ठीक है। और फिर इस पे जो रिज़ल्ट्स आते हैं उसको कंपेयर किया जाता है नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स के साथ। तो अगर आप एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं तो फ्रैक्चर का रिस्क जिसे कहना चाहिए कि बढ़ जाता है। इसकी जो ट्रीटमेंट देते हैं वो कितने अरसे तक ट्रीटमेंट होती है और डेक्सा स्कैन दोबारा रिपीट कब करते हैं? डेक्सा स्कैन अगर हमने ट्रीटमेंट शुरू किया है जी, तो डेक्सा स्कैन तकरीबन 2 साल बाद हमें रिपीट करना चाहिए। उससे पहले जिसे कहना चाहिए जो हड्डियों में जो चेंज आता है वो ये इतना टेस्ट उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो 2 साल एक ऐसा पीरियड होगा कि हड्डियों के अंदर जो चेंज आया है आपके इलाज के ज़रिए से, जो बेहतरी आई है, वो उसको प्रॉपरली देखा जा सकता है। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं ये ओरल फॉर्म में होती हैं या इंजेक्शन फॉर्म में होती हैं, और कब कब लगानी चाहिए? जी, तो इसमें कुछ इंजेक्टेबल फॉर्म में भी हैं, बाज़ ऐसी हैं जो एवरी 3 मंथ्स इंजेक्शन की सूरत में लगाई जाती हैं, बाज़ साल में एक दफ़ा इंजेक्शन की सूरत में लगाई जाती हैं। सही। और कुछ नई दवाइयाँ ऐसी भी आ रही हैं जो 6 महीने में एक दफ़ा
वो इंजेक्शंस की सूरत में लगती हैं। ठीक है। ये तो हम इनको एंटी रिजॉर्प्टिव एजेंट्स कहते हैं। ठीक है। और एक हमारे एनाबॉलिक एजेंट्स भी हैं ठीक। जो हड्डियों की, जिसे कहना चाहिए कि उसको बढ़ाते हैं बोन मिनरल डेंसिटी को। इसमें से एक दवाई ऐसी है जो इंजेक्शंस की सूरत में है, जो डेली इंजेक्शंस लगाए जाते हैं तकरीबन 1.5 साल के पीरियड के लिए। ठीक है। और दूसरा ग्रुप जिसका मैंने पहले तज़किरा किया कि 3 महीने, 6 महीने और साल वाले जो इंजेक्शंस हैं, इनको एंटी रिजॉर्प्टिव एजेंट्स या बिसफॉस्फोनेट्स इन जनरल कहा जाता है। सही। इनको 3 साल तक तो लगातार लगाया जा सकता है, उसके बाद हमें इसमें ड्रग हॉलीडे देना पड़ता है, तकरीबन 1 साल का ड्रग हॉलीडे। ड्रग हॉलीडे क्यों दिया जाता है? ड्रग हॉलीडे देने की एक बड़ी वजह यह है कि अगर इन दवाइयों को मुस्तकिल, जो हड्डियों को जिसे कहना चाहिए कि जो टर्न ओवर होता है बोन का, बोन हमारी ना एक मुस्तकिल एक ऐसी कंडीशन से गुजर रही होती है कि उसमें पुरानी बोन जो है वो नई बोन से रिप्लेस हो रही होती है। तो पुरानी बोन को बॉडी जिसे कहना चाहिए तोड़ देती है या रीअब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर उसकी जगह पे नई बोन हमारी बॉडी लेट डाउन करती है। ठीक है। तो जो कुछ एजेंट्स हमारे यूज़ होते हैं जो बोन टूटने के अमल को या रिप्लेसमेंट के अमल को स्लो कर देते हैं, ताकि हमारी हड्डी मज़ीद कमज़ोर ना हो। अगर ये प्रोसेस बिल्कुल रोक दिया जाए तो नई बोन भी नहीं आती। और बाज़ दफ़ा ऐसा वक्त आता है कि कुछ अगर बहुत लंबे अरसे 5 साल या उससे ज़्यादा मुस्तकिल ये ले लिए जाएँ ये दवाइयाँ, या और हाई डोज में ले ली जाएँ, तो कभी कभी एटिपिकल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। बाज़ जगह जो कॉमन फ्रैक्चर की जगह नहीं होती, वो बाज़ जगह जो हमारी फीमर है, बड़ी बोन है हमारी रान की, उसमें कभी कभार जो है फ्रैक्चर हो जाता है। और मेल्स के अंदर क्या कॉमन कॉजेस हो सकते हैं? क्योंकि मेल्स में भी हम देख रहे हैं, मेल में तो देखिए सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस तो एक वजह हो सकती है। 65 के बाद हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर हो सकती हैं, खुसूसन अगर हमारा एक तरह का बोन बैंक समझ लें, तो हमारे जो ज़िंदगी के पहले चंद दिहाइयाँ थीं, जैसे फर्स्ट डिकेड्स थे, जहाँ हमारी हड्डी जैसे कहना चाहिए कि बोन बैंक हमारा बन रहा होता है 40 साल तक की एज तक, हम एक्वायर्ड करते हैं एक बोन की मकदार को। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बोन लॉस हमारा शुरू हो जाता है तकरीबन 40 की एज के बाद से। तो 65 साल की एज तक बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि बड़ी मकदार में बोन लूज़ कर गए हम, और हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई। तो एक वजह तो ये हो सकती है। बाकी जो है दूसरी चंद बीमारियां, जैसे मैंने कहा कि वो बीमारियां यंग एज में अगर किसी को 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में किसी को अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो हमें सेकेंडरी वजूहात को देखना चाहिए। कहीं इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी तो नहीं हो गई, कहीं इसको कोई मेल एब्जॉर्प्शन किस्म की कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, कोई कहीं जिगर की कमज़ोरी तो नहीं है, किडनीज़ की कमज़ोरी तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को, बीमारियों को देखना चाहिए। दूध और दही जी, इसका क्या ताल्लुक है ऑस्टियोपोरोसिस से, और उस क्या डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट ताल्लुक है? देखिए कैल्शियम तो एक अच्छी मकदार में, मुनासिब मकदार में हमें लेना चाहिए, और उसकी जो नेचुरल सोर्सेज हो गई हमारी, वो तो दूध और दही ही नेचुरल सोर्सेज हो गई, या पनीर हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है हमारी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये नेचुरल सोर्सेज हैं कैल्शियम की, विटामिन डी की। क्योंकि मरीज़ कहते हैं कि हम तो दूध दही इस्तेमाल ही नहीं करते जी, तो आपका क्या मशवरा है? आखिरी सवाल। मेरा मशवरा तो यही है, नेचुरल तरीके से हम लें। तो अगर हम दूध की 1 सर्विंग ले रहे हैं, दही की 1 सर्विंग ले रहे हैं, तो इसमें हमें तकरीबन जैसे कहना चाहिए कि, और अगर कैल्शियम में, अगर डाइट में कैल्शियम ना भी हो, तो हमें आम तरीके से तकरीबन 300 के करीब, 300 मिलीग्राम के करीब एलिमेंटल कैल्शियम मिल जाता है। और फिर दूध और दही की भी सर्विंग हो जाए, अगर 1-1 सर्विंग भी हो जाए, तो हम तकरीबन 1000 मिलीग्राम तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। लेकिन जो लोग बिल्कुल नहीं ले पा रहे, तो उसमें फिर वो एक जैसे कहना चाहिए कि सप्लीमेंट ले सकते हैं, कैल्शियम का सप्लीमेंट, अगर जिसमें 500 से 1000 तक एलिमेंटल कैल्शियम ले सकते हैं। डॉक्टर कमर मसूद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मुफीद मालूमात फराहम की। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने मुझे मौका दिया। अल्लाह हाफ़िज़। आज हमने डॉक्टर कमर मसूद के साथ तफसील से बात की कि विटामिन डी की कमी को हम किस तरह पूरा कर सकते हैं, और क्या सोर्सेज हैं जिनसे हम विटामिन डी हासिल कर सकते हैं, जिसमें सूरज की रोशनी एक अहम सोर्स है। सुबह के टाइम 20 मिनट हमें सूरज की रोशनी में बैठना चाहिए। डॉक्टर कमर ने भी यही बताया कि नेचुरल सोर्स जो है वो ज़्यादा बेहतर है
बजाय दवाइयाँ लें हम। और विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, और इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एसोसिएशन ऑस्टियोपोरोसिस के साथ भी है। तो इन बीमारियों से बच सकते हैं अगर हम 20 मिनट सुबह की सूरज की रोशनी में बैठें। बहुत बहुत शुक्रिया।